कुछ थोड़ा सा अलग लगेगा आपको जब मैं कुछ पढ़ूंगा इस समय। खास के लिए हमारे बहुत सारे मित्र लोग हैं, लेकिन ये दावा करता हूं कि जो भी पढ़ूंगा उस पर आपको लगेगा कि कुछ ठीक मामला हो गया है। एक वाक्य से अपनी बात शुरू करता हूं। इस पीढ़ी के लिए कई बार हमारे बुजुर्ग पीढ़ी से कहा जाता है कि हम आवारा हैं, बदमाश हैं, उच्छृंखल हैं, और मैं कई बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इन ओठों पे, इनके हाथों में पत्थर, इनके ओठों पे नारे, सड़कों पे आ गए क्यों जलते अंगारे, कोई इन अंगारों से प्यार तो करे, हाय राम कोई तो विचार तो करे। हमने इस पीढ़ी की तरफ कुछ सोचना चाहिए था। आखिर हम इसे तबाही के दरवाजे तक, मैं इन लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। जो कुर्सियों पर बैठे हैं हमारे लोग हैं, हमारे अग्रज लोग हैं, मैं इस पीढ़ी के नुमाइंदा होने के नाते आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। हम किस पीढ़ी पर आरोप लगाते हैं? 16 और 17 साल तक जिस पीढ़ी को हमने आवारा, बदमाश और उच्छृंखल के आईनों में खड़ा कर दिया है, उस पीढ़ी को हमने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नाम पर क्या चेहरा दिया? एक वाक्य बोलता हूं, आप सब लोगों तक पहुंचे, इस पीढ़ी को बताना चाहता हूं। वर्तमान, और जो मैं आंकड़ा बोल रहा हूं ये अखबार में दर्ज है, 14 अगस्त के अखबार में आप पढ़ सकते हैं, संपादकीय भास्कर में। मैं जो बोल रहा हूं मुझे कहते हुए शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं। वर्तमान संसद के अंदर 101 एमपी वो बैठते हैं जिन पर लूट, अपहरण और बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं। 12 एमपी वो बैठते हैं जिन पर माफिया सरगना होने का आरोप दर्ज है, और शायद शर्म से तालियां उठे इस छोटी सी भीड़ में। 3 एमपी वो बैठते हैं जिन पर दुकान से सामान चोरी करने का आरोप दर्ज है। और हम कहते हैं लोकतंत्र वाहन हो गया साहब। शिव प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं, हमारे न्यायिक विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, खान साहब है, हमारे कौशिक जी हैं, नितिन ने बहुत अच्छा आयोजन किया के माध्यम से, दूर दूर तक बातों के माध्यम से हम संदेश पहुंचाते हैं। मैं बहुत निकट से आपसे बात करना चाहता हूँ। जिस मुल्क की संसद की दहलीज पर पप्पू यादव, दद्दन पहलवान, अरुण गवली, सूरज पहलवान जैसे लोग आकर दस्तखत देना शुरू करें, माफ करें, या तो तिहाड़ जेल की सलाखें कमजोर हैं या इस मुल्क की संविधान की धाराएं कमजोर होने शुरू हो गई हैं। मैं तुफैल की भाषा में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं, आप तक पहुंचे, जो इस मुल्क की राजनीति पर कहना चाहता हूं कि सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। और याद करें, मैं आपकी रगों में थोड़ा सा खून गर्म करना चाहता हूं। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। हम किस मुल्क के सामने खड़े हैं? हम इस पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं जिस पीढ़ी ने कभी अपने तिरंगे हाथ में लेकर करगिल के युद्ध की भाषा बदल दी। हम उस पीढ़ी को सिखाना क्या चाहते हैं? मैं इस राजनीति के नाम 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता ये पीढ़ी क्या बनना चाहती है और क्या बनेगी आकर के। हम भारत का भविष्य तैयार कर रहे हैं जिस प्रांगण में बीआरसीएम के स्कूल में। मैं उस पीढ़ी से कुछ बात करना चाहता हूं कि कोई साधु संत नहीं है राजनीति की जोड़ी पर। मुझे नहीं पता आप में से कल किसके हाथों में झंडे थामेंगे, लेकिन मैं कुछ कहने जाता हूं, आगाह करने जाता हूं कि कोई साधु संत नहीं है राजनीति की जोड़ी पर। अपराधी तक आप बैठे हैं मां संसद की सीढ़ी पर। और पंक्तियां आप तक अच्छी लगे तो पांडाल गूंज जाए एक बार, जब इस मुल्क की हकीकत बनना चाहता हूं कि कोई साधु संत नहीं है राजनीति की जोड़ी पर। अपराधी तक आ बैठे हैं मां संसद की सीढ़ी पर। तो गुंडे, तस्कर, चोर, माफिया सीना ताने अड़े हुए, और जिनको जेलों में होना था वो संसद में खड़े हुए। जिनको जेलों में होना था वो संसद में खड़े हुए। जिनको जेलों में होना था वो संसद में खड़े हुए। जिनको जेलों में होना था वो संसद में खड़े हुए। तो डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में। मर गया निर्भय गुजर इटावा के जंगलों में गोलियां खा करके, लेकिन जाते जाते एक बयान दे गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम। पंक्तियां धीरे पढ़ता हूं, विस्फोट तेज होगा, दावा करता हूं कि डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में। डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में, और कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और चंबल में। कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और चंबल में। हमारे बुजुर्ग लोग दावा करते हैं कि सरकार बदल देते हैं। आपको सिखाया जाता है आप युवा पीढ़ी और देश का भविष्य, आप तकदीर बदल देंगे। क्षमा करना साहब, आप कोई तकदीर नहीं बदलेंगे। ये लोग कोई तकदीर नहीं बदलते। आप वो लोग हैं साहब जिनके घरों पर सुबह दूध वाला आता है, पानी मिला दूध दे के चला जाता है, खालिश दूध के पैसे ले लेता है। 57 साल में आप एक दूध वाले का ईमान नहीं बदल पाए, इन खादी वालों का ईमान क्या बदलेंगे हम लोग? हर बार बैलेट की मशीन दबाने के बाद आपके दिल में इस लोकतंत्र के नाम एक गाली उपजती है। मैं उसे कहना चाहता हूं सुनना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है हम किसको जितवाते हैं। आपको भी लगता होगा, कहना चाहता हूं, पहुंचे मेरी बात वहां तक कि कोई फर्क नहीं पड़ता है हम किसको जितवाते हैं। संसद तक जाते जाते ये सब डाकू बन जाते हैं। संसद तक जाते जाते ये सब डाकू बन जाते हैं। केंद्र सरकार पर बड़ी बातें हुई हैं, मनमोहन सिंह जी पर टिप्पणियां की गई हैं। मैं केवल 4 पंक्ति खर्च करता हूं केंद्र सरकार पर, सुनना दिल से।
और समझ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा कि कविता की भाषा में इंजीनियरिंग के विद्यार्थी मेरी बात समझते हैं कि सांप, नेवले और भेड़िए एक दूजे के मीत मिले। कैसी केंद्र सरकार बनी? अगली पंक्ति समझ जाए मुझे सूचित करिएगा। सांप, नेवले और भेड़िए एक दूजे के मीत मिले, सारे सिंह मुलायम निकले, मिमियाते सुरजीत मिले। सारे सिंह मुलायम निकले, मिमियाते सुरजीत मिले, और चरण चाटते हुए मिले सब राजनीति की जोड़ी पर। और सबसे कड़वा सच गाता हूं 57 साल का, कोई अनुवाद नहीं करता और दावा करता हूं एक एक श्रोता समझ जाएगा। समझ जाए तो भरपूर तालियां बताएं, मैं सच कहने का साहस कहता हूं। 57 साल का सबसे कड़वा सच कि चरण चाटते हुए मिले सब राजनीति की जोड़ी पर, चरण चाटते हुए मिले सब राजनीति की जोड़ी पर, और पीएम शीश झुकाए बैठे 10 जनपद की सीढ़ी पर। पीएम शीश झुकाए बैठे 10 जनपद की सीढ़ी पर, पीएम शीश झुकाए बैठे 10 जनपद की सीढ़ी पर। हमने एक धनंजय कुलकर्णी को फांसी पे चढ़ा दिया कलकत्ता में। हमने सोचा न्यायाधिपतियों के भी बड़े कुबेर हो गए, लेकिन साहब एक केंद्रीय कोयला मंत्री का वारंट तामील होने में 25 साल लग गए, शिबू सोरेन का, क्योंकि वो केंद्रीय मिनिस्टर था। इस मुल्क की न्याय की स्थिति क्या है? अंतिम 4 पंक्ति सुनना, गुस्से में मैंने लिख दी है कि 25-25 साल लगे हैं इन्हें जेल तक जाने में, 25-25 साल लगे हैं इन्हें जेल तक जाने में, और जाने कितने साल लगेंगे फांसी पर लटकाने में। और जिस दिन इनको फांसी होगी लाल किले के आंगन में, कोई दाग नहीं होगा तब भारत मां के दामन में, कोई दाग नहीं होगा तब भारत मां के दामन में, कोई दाग नहीं होगा तब भारत मां के दामन में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर से बातचीत कर रहा था, लोग कह रहे थे कि हाय से सुनते हैं, श्रृंगार कबूतर छोड़ता रहा लाहौर की तरफ, और रहबर जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति में एक वाक्य बोलना चाहता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। 55 साल तक अचमन पर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर छोड़ने की बजाय काश हमने एक बार गुरु गोविंद सिंह के बाज लाहौर की तरफ छोड़े होते तो देश की तकदीर का फैसला कुछ और हुआ होता। हमारे मुल्क के प्रधान बार बार जाते हैं, समझौते की भाषाएं बोलते हैं। आदरणीय अटल जी भी गए थे, डीलक्स बसों में बैठकर समझौते की यात्राएं करते हैं। और मैंने फिक्की ऑडिटोरियम में एक वाक्य कहा था माननीय अटल जी से, माननीय अटल जी हो सके तो डीलक्स बसों की यात्राएं छोड़ो, संभव हो तो एक बार टैंक पर बैठकर लाहौर चले जाओ, हमें करगिल का दूसरा युद्ध ही नहीं देखना पड़ेगा। मैं उस मुल्क की बात करना चाहता हूँ। एक वाक्य सुनना, एक वाक्य से अपनी बात शुरू करता हूँ, सुनेगा। किस पाकिस्तान की हम बात करते हैं, किस भाषा में करना चाहते हैं? बहुत अच्छा भी है कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी सी हम जानते हैं क्यों नहीं। और अगली पंक्ति में पाकिस्तान का चरित्र समझ में आए तो मुझे बताइए कि मुल्क पाकिस्तान को पहचानता है। कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी सी हम जानते हैं क्यों नहीं। और कुत्ते वाली पूंछ है ये सीधी कभी होगी नहीं, काटनी पड़ेगी आप मानते हैं क्यों नहीं। क्या चाहता है मुल्क, हमें तय करना चाहिए। काटनी पड़ेगी आप मानते हैं क्यों नहीं। तो जिन लोगों ने हजारों घर ही उजाड़ दिए, तीर ऐसे जाहिलों पे तानते हो क्यों नहीं। और पूरे पाकिस्तान पर अपना तिरंगा फहरे एक ऐसा युद्ध आप ठानते हो क्यों नहीं। कैसा युद्ध, किसका युद्ध?